नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर ये देखा गया है कि कैंसर जैसी बीमारी काफ़ी घातक बीमारी मानी जाती है, क्योंकि इसके साइंस एंड सिम्टम्स शुरुआत में लक्षण में नहीं आते हैं। ये जब एक लेटर स्टेज पे पता चलता है तब काफ़ी कुछ लेट हो गया रहता है। मेरे पास WHO के कुछ आंकड़े हैं। ये बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेथ्स उसी से होते हैं एज़ पर द रिकॉर्ड्स। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ब्रेस्ट कैंसर के हर साल 22.6 लाख केसेस आते हैं, जिसमें करीब करीब 6,85,000 की मृत्यु होती है। रहा सवाल लंग कैंसर का, ये भी 22,10,000 और इसमें मरने वालों की संख्या 18 लाख होती है। कोलन एंड रेक्टम की बात करें तो 19.3 लाख केसेस होते हैं और 9 लाख की डेथ होती है। प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो 14.1 लाख केसेस होते हैं और 8 लाख की करीब मृत्यु होती है। स्किन कैंसर की बात करें तो 12 लाख इसके केसेस हैं, और स्टमक की बात करें यानी पेट का कैंसर की अगर बात करें तो 10.9 लाख केसेस हैं, जिसमें करीब करीब 6 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर ज़्यादा डोमिनेंट दिखते हैं। वजह यह है कि शायद महिलाएं हिचकिचाती है, संकोच करती है। शायद डॉक्टर तो छोड़िए, वो अपने परिजनों से भी डिस्कस नहीं करती, और जब डिस्कस करने की नौबत आती है तो काफ़ी कुछ लेट हो गया रहता है, और तब पैलिएटिव केयर के सिवा कुछ और कोई चारा नहीं रहता है। तो ब्रेस्ट कैंसर क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, हेरिडिटरी है या क्या है, उसका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ क्या है, और रिकवरी के चांसेस क्या है या रिकरेंस के क्या चांसेस हैं, इन सारी बातों को लेकर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मुर्तज़ा बोहरा आज हमारे बीच है, और इनसे हम बात करेंगे कि ये सब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ क्योंकि ये अक्टूबर मंथ जो है ये ब्रेस्ट कैंसर मंथ के रूप में मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, लेकिन उसको जानने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि कैंसर क्या है। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर अपने बॉडी के नॉर्मल सेल्स अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित तरीके से वृद्धि करना चालू कर देते हैं, और वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एक गांठ या लंप का रूप ले लेते हैं। तो इसे हम जनरली कैंसर कहते हैं। अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये किस डिफरेंस है नॉर्मल सेल्स से, कैंसर सेल्स। एक नॉर्मल सेल्स की एक लाइफ साइकिल होती है, वो डिवाइड होती है ऑटोमेटिकली, एक समय के बाद वो उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट कैंसर सेल्स की जो डिस्ट्रॉय है वो नहीं होती है, वो अनकंट्रोल तरीके से बढ़ती रहती है और मल्टीप्लाई होती रहती है, और एक कैंसर के रूप में तब्दील हो जाती है, जो दूसरे ऑर्गन्स में फैलने का खतरा रखते हैं। जी, तो ये हम जो दो बातें करते हैं, टर्म्स यूज़ करते हैं, एक मैलिग्नेंट और एक बेनाइन, तो इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, एक ब्रॉड टर्म होता है, या बड़ा शब्द बोलेंगे हम, ट्यूमर 2 टाइप का होता है। वन इज बिनाइन ट्यूमर, जिसको जनरली हम नॉन कैंसरस बोलते हैं। अनदर इज मैलिग्नेंट कैंसर, जो कि एक कैंसरस बोलते हैं जिसको हम। बिनाइन मतलब जो गांठ है वो सिर्फ अपनी ही जगह तक सीमित रहती है, वो दूसरे ऑर्गन्स में फैलने का खतरा नहीं रखती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो अपने ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड होने का खतरा रहता है, इसलिए इसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर कैंसर कहते हैं। जी, मतलब मैलिग्नेंट सेल्स आर कैंसरस सेल्स, ये कह सकते हैं। क्या टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं सर, ऐसा कुछ है? जैसे मैंने कुछ बताया कि स्किन कैंसर, लंग कैंसर वगैरह। टाइप्स ऑफ कैंसर बेसिकली 2 बातों पे डिपेंड करता है। एक तो कौन से ऑर्गन से कन्फाइंड है और कौन से टाइप की हिस्टोलॉजी है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, लंग कैंसर, दे आर कार्सिनोमास। ये एपिथेलियल या फिर सतह की जो कोशिकाएं होते हैं उसकी कैंसर होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी हिस्टोलॉजी होती है वो सार्कोमा, सॉफ्ट टिश्यू के ऑर्गन्स, जैसे कि बोन में मैक्सिमम ट्यूमर सार्कोमा होते हैं, मसल्स में सार्कोमा नाम के कैंसर होते हैं। ऐसे ही लिम्फोमा और ल्यूकेमिया, ये एक तरह के ब्लड कैंसर के टाइप्स होते हैं। इस डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल वाइज हम कैंसर को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ऑर्गन्स वाइज हम कैंसर को डिवाइडेशन कर सकते हैं। बहुत सिंपल और अच्छे तरीके से समझाया सर आपने, लेकिन ये बताइए कि रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं जिससे कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं? रिस्क फैक्टर जो, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बढ़ती हुई उम्र, जो कि नॉन मॉडिफाइबल है। एक मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल 2 तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। मॉडिफाइबल मतलब जो हमारे हाथ में होते हैं, जिसको अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में अगर चेंज करेंगे तो शायद हम कैंसर होने से थोड़ा खतरा कम कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल जो
हमारे हाथ में नहीं है, जो प्राकृतिक या नेचुरल रूप से कैंसर होने की संभावना को बढ़ाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात की जाए तो जेनेटिक फैक्टर्स, यानी आनुवंशिकता, हेरिडिटरी। अगर किसी की फैमिली में उनकी माताजी साइड या पिताजी के साइड में किसी को कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरियन कैंसर है, पेनक्रियाटिक कैंसर है, तो ऐसे लोगों को कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जीन के म्यूटेशन से होता है और वो म्यूटेशन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाता है, तो इस वजह से उनको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर दूसरे रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो जैसे कि लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि बहुत रेडिएशन एक्सपोजर जहाँ पे है, देन ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स, कोई अगर मिल में या कोई ऐसे कारखानों में काम करता है जहाँ पे कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स हैं, उससे भी कैंसर होने का खतरा रहता है, और पॉल्यूशन। दीज आर सम रिस्क फैक्टर्स जो जनरल हम कैंसर की बात करें। अब अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, कुछ जो माहवारी रिलेटेड रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि जल्दी उम्र में माहवारी स्टार्ट होना और काफ़ी लंबे समय तक माहवारी बंद ना होना। अगर हम नॉर्मल एज की बात करें तो 40-45 में माहवारी बंद हो जाती है। किसी अगर लेडीज़ को बहुत लंबे समय तक माहवारी चलती है, जैसे कि 50-55, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। लेट उम्र में शादी होना, जितना लेट शादी होगा बच्चे उतने लेट जन्म लेंगे और उनको ब्रेस्ट फीडिंग उतना लेट स्टार्ट होगा। तो जितनी जल्दी पेशेंट का या फिर कोई भी लेडीज़ को बच्चा होता है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस उतना कम हो जाता है। और दूध ना पिलाना, ये भी एक तरह का रिस्क फैक्टर है। दूसरा, जिसको बच्चे कभी नहीं होते, यानी नलीपैरिटी या फिर कम बच्चे पैदा होना, ये सब भी एक तरह के रिस्क फैक्टर है। मतलब ये हेरिडिटी से संबंधित नहीं है, ये कॉमन। हाँ, हेरिडिटरी, अगर किसी के परिवार में आनुवंशिकता में किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, उसके अलावा अगर ये सब रिस्क फैक्टर हैं तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब आपने जैसा कहा प्यूबर्टी अचीव करने से पहले भी अगर वो माहवारी शुरू हो जाती है या फिर मतलब लेट तक मेनोपॉजल नहीं आता है, मेनोपॉज स्टेज, तो इन दैट केसेस ये चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, एज कोई स्पेसिफिक तो आपने कह दिया, हेरिडिटी आपने बता दी, फैमिली हिस्ट्री को लेकर कुछ बात कर सकते हैं? जी, फैमिली हिस्ट्री मीन्स के जैसे कि मैंने पहले ही बात की थी, हेरिडिटरी और फैमिली बहुत साथ में ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है। अगर कोई कैंसर फैमिलियल है तो उसके हेरिडिटरी होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। मतलब फैमिली के मल्टीपल मेंबर्स को अगर कैंसर्स है, दैट मीन्स उनके कोई जीन्स, ऐसा जीन है जो अफेक्टेड है और वो कैंसर का कारण बन रहा है। और ऐसा नहीं कि एक ही कैंसर के केसेस देखे जाते हैं, मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक सिंगल जीन के म्यूटेशन से मल्टीपल कैंसर्स भी हो सकते हैं। सर, लेकिन जैसे नेक्स्ट जनरेशन को कैंसर होगा ऐसे कोई ज़रूरी नहीं, डॉर्मेंट रह सकता है, उसके नेक्स्ट जनरेशन में एक्टिवेट हो सकता है। जी बिल्कुल। डिफरेंट स्टेजेस की बात करेंगे सर ब्रेस्ट कैंसर की, तो कौन से स्टेजेस, स्टेज 1, 2, 3, 4? हमेशा मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स के 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 से स्टेज 4 तक। स्टेज 1 को हम लोकलाइज्ड कैंसर बोलते हैं। लोकलाइज मीन्स वो जो अपनी जगह तक ही सीमित रहे कैंसर। स्टेज 2 को जो हम बोलते हैं लोको रीजनल, मतलब अपने एक ऑर्गन से कन्फाइंड और उसके आजू बाजू के लिम्फ नोड्स या नियर बाई टिश्यूज तक गया हुआ है। स्टेज 3 मतलब लोकली एडवांस, अपने ऑर्गन्स के अलावा और भी मल्टीपल्स नियर बाई ऑर्गन्स को इन्वॉल्व अगर कोई कैंसर करता है तो वो स्टेज 3 या फिर लोकली एडवांस बोलते हैं। स्टेज 4 जो कि सबसे खतरनाक स्टेज होती है, दैट मीन्स मेटास्टैटिक कैंसर, अपनी जगह से दूसरे ऑर्गन्स में फैल चुका है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो इसके जो कुछ जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन्स है जहाँ पे फैलता है, जैसे कि बोन्स, लिवर, लंग, ब्रेन, यह 3-4 ऐसे ऑर्गन्स है जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर फैल जाता है, तो उसको हम स्टेज 4। ब्रेस्ट से बोन है ब्रेन तक चला जाए, ये रक्त या ब्लड के थ्रू जो कैंसर सेल्स होती है वो ब्रीच करके ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है और वो दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड हो जाते हैं। क्या सर पेशेंट के पास कोई चांस, यानी तरीका है बताने लगाने कि वो कौन से स्टेज पर है, स्टेज 1 की स्टेज 2, और वो कैसे पहचान में आता है? हर कैंसर के लिए बहुत डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल हैं आज के टाइम में, काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है अर्ली डिटेक्शन के लिए भी। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की ही स्पेसिफिक बात की जाए तो मैमोग्राफी, देन बायोप्सी, सीटी स्कैन, यहाँ तक कि पेट स्कैन जैसी सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज कौन सी है, कौन से ऑर्गन्स तक ये इन्वॉल्व हुआ है, क्या कोई भी कैंसर है कि नहीं। ये सब इन टेस्ट के माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं। जी, सिम्टम्स की बात करेंगे सर, तो क्या सिम्टम्स, क्या कैसे कुछ
जैसे मैंने कहा शुरू में कि जल्दी पकड़ में नहीं आते। अगर हम जनरलाइज कैंसर्स की बात करें तो हर ऑर्गन्स के सिम्टम्स अलग डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर स्पेसिफिकली ऐसा कैंसर है जिसको हम जल्दी स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं अगर अवेयरनेस है। कोई भी लेडीज़ को अवेयरनेस है तो वो ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकती है। सबसे पहले तो स्तन यानी कि ब्रेस्ट में या फिर बगल में, जिसको हम एक्जिला भी बोलते हैं, कोई भी तरह की गांठ या लंप का महसूस होना। अगर कोई भी ऐसा लंप या गांठ आपको महसूस होते हैं तो जल्द ही अपने नियरेस्ट डॉक्टर को, भले ही वो पेन दे या ना दे। पेन मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स में पेन नहीं होता है। यही एक बहुत बड़ा कारण है जो पेशेंट या कोई भी इंडिविजुअल्स को लेट इट गो कर देते हैं कि ये तो हमको तकलीफ नहीं दे रहा है इसलिए हम नहीं जाते डॉक्टर के पास। दूसरा, निप्पल से कोई तरह का डिस्चार्ज, ब्लेडी डिस्चार्ज या कोई भी तरह का डिस्चार्ज चालू हो जाना, निप्पल का रिट्रैक्शन हो जाना, पीछे की तरफ खिंच जाना, ब्रेस्ट के शेप में चेंज आ जाना, ब्रेस्ट के ऊपर रेडनेस आ जाना या सूजन आ जाना, ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं। डायग्नोस्टिक टेक्निक की बात करें सर, मॉडर्न मेडिकल साइंस में वो कौन से डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आ गए जैसे इट बिकम्स इजी? सबसे पहले तो जो सबसे इजी और बहुत चीप जो मेथड है वो इट इज़ मेमोग्राफी या फिर ब्रेस्ट की सोनोग्राफी, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो लंप महसूस हो रहा है वो मैलिग्नेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे। देन उसके बाद बायोप्सी या एफएनएसी, जिसके माध्यम से एक बहुत छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है, उसको लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप के में देखा जाता है कि ये इसमें नॉर्मल सेल्स है कि कैंसर सेल्स है। अगर उसमें कैंसर सेल्स दिखती है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर लेबल कर दिया जाता है। बायोप्सीज की बात की आपने, तो बायोप्सी के तरीके सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस थिंग्स, नीडल का वगैरह? जी, सबसे अर्ली जो मेथड होता है दिस इज एफएनएसी, जिसको हम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें जस्ट उतने जो ब्लड या फिर टिश्यूज़ को एस्पिरेट किया जाता है और उसको लेबोरेटरी में देखा जाता है। उससे थोड़ा स्टैंडर्ड टेक्निक जो हुआ जिसको हम ट्रू कट निडल बायोप्सी बोलते हैं। बहुत छोटी एमएम्स की निडल्स होती है जिसके माध्यम से जहाँ भी हमको गांठ महसूस हो रही है उस वहाँ पे पियर्स प्रिक करके छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है। ना इसमें कोई ब्लीडिंग होता है ना कुछ पेन होता है, उसको लेबोरेटरी में देखा जाता है। दिस इज ट्रू कट बायोप्सी। देन होती है इंसिशनल बायोप्सी। इसमें छोटा सा चीरा मार के लंप को टुकड़े को निकाला जाता है, उसको लेबोरेटरी में देखा जाता है। नॉट कंप्लीट, सिर्फ एक टुकड़ा? सिर्फ टुकड़ा निकाला जाता है। देन एक्सिशनल बायोप्सी, इसमें जितना लंप महसूस हो रहा है या दिख रहा है उसमें पूरे टिश्यू को निकाला जाता है। जैसे होल नोड का एक्सिशन करते हैं हम लोग, बगल में कोई गांठ दिख रही है, पूरी गांठ को चीरा मार के एक्सिशनल करके निकाला जाता है, उसको लेबोरेटरी में देखा जाता है। सर, आमतौर पर बताया गया है कि सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ द बेस्ट एग्जामिनेशन। ये कॉमन महिलाओं को समझ में आए तो उस सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते और कब करना है? सेल्फ एग्जामिनेशन अभी भी इसको बेस्ट मेथड माना जाता है अर्ली डिटेक्शन के लिए। हर महीने में कम से कम एक बार कोई भी लेडीज़ को अपने दोनों ब्रेस्ट को एक एक करके पूरी सतह को जस्ट पाल्पेट और फील करना कि कुछ भी इनको एबनॉर्मल कोई लंप या कोई गांठ महसूस हो रही है कि नहीं। ब्रेस्ट के अलावा बगल को भी प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए। उससे हम ये काफ़ी हद तक एबनॉर्मल कोई गांठ वगैरह को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसी एबनॉर्मल लंप महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेते हैं। और फिर जो डॉक्टर जो एग्जामिनेशन करता है उसको हम क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं, यानी कि कोई भी ट्रेंड व्यक्ति के द्वारा, आइदर डॉक्टर या ट्रेंड नर्स के माध्यम से उस लंप को अच्छे से एग्जामिनेशन करना, उसको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं। फिर डॉक्टर की सलाह पे आइदर मेमोग्राफी या फिर बायोप्सी की एडवाइस दी जाती है। जी, आपने मेमोग्राम की बात की, तो ये काफ़ी पेनफुल होता है और क्या प्रोसीजर क्या होता है? जी, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है। अभी भी सोसाइटी में बहुत ये मिथ व्याप्त है कि मेमोग्राफी एक पेनफुल मेथड है। बिल्कुल भी नहीं है। इस लाइक सिंपल एक्सरे। बहुत से लोगों ने एक्सरे तो अपने जीवन काल में कभी ना कभी करवाया ही होगा। जिस तरह से छाती का एक्सरे किया जाता है उस तरह से ही ब्रेस्ट का एक्सरे किया जाता है। ब्रेस्ट को दोनों साइड से दो प्लेट्स के माध्यम से रेस दी जाती है और उसको डिटेक्ट किया जाता है ऊपर से और साइड बाय साइड से। तो हम एंटायर ब्रेस्ट को पूरे एक एक पार्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ भी एबनॉर्मल ऐसे कैल्सिफिकेशन या कुछ भी एबनॉर्मल सेल्स उसमें दिख रही है कि नहीं दिख रही। एक और मुद्दे पर आते हैं सर, अल्कोहल, टबैको और फिर बाद में कैंसर, खासकर ब्रेस्ट कैंसर, इसका क्या रिलेशन बनता है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना है तो महिलाएं जो है हुक्का पार्लर और बाद में ऐसे टाइप के जो हैबिट्स है वो फॉर्म कर लेती है कॉलेज में या ऑफिस में वगैरह।
तो हाउ डू यू रिलेट दीज थिंग्स? अल्कोहल में बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जो लेडीज़ अल्कोहल का कंजप्शन, लेडीज़ या कोई भी जेंट्स भी, तो उनको कैंसर होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे पॉपुलेशन। ब्रेस्ट कैंसर स्पेसिफिकली, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा सा बढ़ा देता है कंपेयर टू द दूसरे लोगों के। अगर हम टोबैको की बात करें तो बॉडी के हर ऑर्गन से टोबैको से कैंसर होने का रिस्क बहुत हद तक बढ़ जाता है। चाहे हम मुंह के कैंसर की बात करें, गले के कैंसर की बात करें, ईसोफेगस के कैंसर की बात करें, लंग कैंसर की बात करें, स्टमक कैंसर की बात करें, किडनी के कैंसर की बात करें, यहाँ तक कि यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर तक की बात करें, ये सभी रिस्क फैक्टर, ये सभी ऑर्गन के कैंसर तंबाकू की वजह से बढ़ जाते हैं। और जबकि हम जिस रीजन में प्रैक्टिस करते हैं, सेंट्रल इंडिया की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे खर्रा, तंबाकू ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है। ना सिर्फ जेंट्स बल्कि लेडीज़ भी बहुत केस भी हम ये देख रहे हैं, और वो इस तरह के कैंसर के साथ हमारे पास। स्मोकिंग? जी बिल्कुल, स्मोकिंग, इसे हम ये बोल सकते हैं कि टोबैको का एक इनहेलेशनल फॉर्म है। इससे लंग कैंसर और थ्रोट कैंसर होने का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जी, तो व्हाट डू यू एडवाइस कि पार्लर्स वगैरह विजिट ना करे, हुक्का पार्लर्स एंड ऑल? डेफिनेटली कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमको कैंसर करवा सके उसको हम कार्सिनोजेनिक एलिमेंट बोलते हैं। तो हम जितना हो सके उन कार्सिनोजेनिक एलिमेंट से दूर रहें। इसमें तंबाकू में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है निकोटिन जिससे कि हमें लत लगती है, और अदर कार्सिनोजेनिक जैसे बेंजीन वगैरह बहुत सारे ऐसे कार्सिनोजेनिक एलिमेंट होते हैं जो कि कैंसर करवाते हैं। तो ये लत लगने की वजह से बार बार लोग इसका सेवन करते हैं और अल्टीमेटली कैंसर में परिवर्तित हो। जी सर, दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन, और वो है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और ब्रेस्ट कैंसर, इसका भी कोई रिलेशन बनता है? देखिए, इसका रिलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। अब उसमें ये देखा गया है कि जो यंग एज में अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करते हैं उनको थोड़ा कैंसर का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। दूसरा, काफ़ी लंबे समय तक अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां काफ़ी लंबे समय तक, जैसे कि 10 साल या उससे ज़्यादा यूज़ करी है, तो ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसमें भी गर्भ निरोधक गोलियां दो टाइप की आती है, एक कॉम्बिनेशन जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है वो, और खाली प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। तो कॉम्बिनेशन वाली पिल्स से ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू द प्रोजेस्टेरोन ओनली। आपने एस्ट्रोजन की बात की, तो एक एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी है, तो व्हाट इज़ दैट एंड हाउ व्हाट इज़ एस्ट्रोजन एज सच? एस्ट्रोजन इज़ ए फीमेल हार्मोन, एक तरह का हार्मोन होता है जो कि एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी महिला को महिला बनाता है। उस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही उनके जो सारे फेशियल फीचर्स, इवन फिजिक्स, बॉडी फिजिक्स, स्तन की ग्रोथ, इवन गर्भाशय, सबका कनेक्शन एस्ट्रोजन हार्मोन से ही है। तो जितना ज़्यादा समय तक ये हार्मोन बॉडी के अंदर रहेगा, इसीलिए जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात की थी आपको कि अगर किसी को माहवारी जल्दी चालू होती है तो इसका मतलब उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन बनना काफ़ी अच्छे तक चालू हो चुका है, और काफ़ी लंबे समय तक अगर माहवारी चालू रहती है तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन काफ़ी हद तक बॉडी में रहता है। अगर किसी लेडीज़ को ब्रेस्ट प्रेगनेंसी कम होती है या फिर कभी नहीं हुई है तो उस टाइम पे उनका एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दरमियान एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो उतना टाइम पीरियड सेफ मिलता है एस्ट्रोजन को कम होने के लिए। दैट्स वाई एस्ट्रोजन इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। जब माहवारी बंद हो जाती है उसके बाद से एस्ट्रोजन के ना होने से कुछ सिम्टम्स चालू हो जाते हैं बॉडी में, जैसे कि जॉइंट्स पेन या फिर हड्डियां कमज़ोर होना चालू हो जाती है। तो बहुत टाइम डॉक्टर्स पेशेंट्स को हड्डी मजबूत होने के लिए एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी एडवाइस करें। ये हार्मोनल थेरेपी के इंजेक्शंस और टैबलेट्स फॉर्म्स में होते हैं, लेकिन कभी कभी स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि ज़्यादा हार्मोनल इनका सेवन करने से ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए बहुत जुडिशली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को यूज़ करना चाहिए। ज़रूर अगर कोई आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है तो उनसे उसके प्रॉस एंड कॉन्स यानी फ़ायदे और नुकसान सब जान के आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए। सर, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ रहा था मैं उस दिन, जिसमें पता चला कि मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। हालांकि ब्रेस्ट मर्दों में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो व्हाट डू यू एक्सप्लेन अबाउट दैट? जी, जो आपने पॉइंट रेस किया है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन हम बोलेंगे कि हम महीने में भी 1 या 2 नए मेल ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट देखते हैं।
जो स्टडीज़ में से देखा गया है, हर 122 महिला पे एक पुरुष को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये बहुत छोटा नंबर नहीं है, इसका मतलब ये होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी होता है और सिमिलर तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग वेस्टिजियल। जी, तो हाउ डज इट ऑकर सर, कैसे होता है? बिकॉज पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, यही हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कई बार एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है और वो ब्रेस्ट कैंसर में करवा सकता है। दूसरा, जैसे मैंने पहले बात की थी, आनुवंशिक या फिर हेरिडेटरी। अगर किसी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर या कोई दूसरे कैंसर्स हैं तो उसमें ब्राका नाम के जीन म्यूटेशन कई बार देखा गया है, BRCA। तो ये BRCA जीन जो होता है ये बहुत सारे कैंसर्स करवाता है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट कैंसर, चाहे मेल या फीमेल दोनों में ये ब्रेस्ट कैंसर कराने की पॉसिबिलिटी रखता है। इसके अलावा ओवेरियन ट्यूमर, पेनक्रियाटिक कैंसर और स्किन कैंसर, ये बहुत सारे कैंसर देखे गए हैं। तो अगर किसी, हम ऐसे बात करें, किसी पुरुष की माता जी मदर को या फिर सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो अगर वो ब्राका जीन पॉजिटिव है तो ये इन जेंट्स को भी ये सब जो मैंने कैंसर बताया, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर और स्किन कैंसर, ये सब भी हो सकते हैं। जी, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज की बात करते हैं सर। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या एडवांसेस हुए? हमेशा जो मेन पिलर हैं कैंसर ट्रीटमेंट के, 3 मेन पिलर हैं। वन इज़ सर्जरी, जिसको हम क्या सामान्य भाषा में समझे तो उस अफेक्टेड पार्ट को बॉडी से निकाल दिया जाता है। दूसरा होता है रेडियोथेरेपी, जिसको कि हम हाई डोज रेडिएशन के माध्यम से उसको वहाँ पे, बहुत सिंपल भाषा में बात करें तो बर्न आउट कर दिया जाता है, कैंसर को टारगेट के थ्रू जला दिया जाता है। थर्ड नंबर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जिसमें परिवर्तन अभी आज के ज़माने में आ रहा है, वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक बड़ा टर्म है, इसको एक ऐसा देखा जाता है कैंसर को नष्ट करने वाली दवाइयाँ। इसको हम 3 माध्यम से आजकल देते हैं। वन इज़ कन्वेंशनल कीमोथेरेपी, जो कि प्राचीन ज़माने से चलती आ रही है। इसके अलावा टारगेट थेरेपी, और जो बहुत नया रिसेंट एडवांसमेंट आया है कैंसर ट्रीटमेंट में, इट इज़ इम्यूनोथेरेपी। अब थोड़ी बात, अगर हम टारगेट कीमोथेरेपी सबको पता है, ऐसी दवाइयाँ जो शरीर के अंदर जाएगी और जो डिवाइडिंग सेल्स है उनको नष्ट करेंगी। अगर हम टारगेट थेरेपी की बात करें तो टारगेट थेरेपी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो ब्राका म्यूटेशन अगर है तो वो डिफरेंट कैंसर कराने की पॉसिबिलिटीज़ रखता है। तो अगर हम सीधे उस म्यूटेशन पे एक्ट करें तो उसका एक फ़ायदा ये है कि एक तो सटीक इलाज होगा, दूसरा हम जो दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे थोड़ा सा बच सकते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल कीमोथेरेपी जो होती है वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को किल करती है, तो बॉडी के दूसरे जो नॉर्मल सेल्स है उनको भी थोड़ा नुकसान पहुंचता है। इसलिए जो साइड इफेक्ट जो कैंसर ट्रीटमेंट के आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। टारगेटेड थेरेपी की बात की आपने सर, तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं? टारगेट थेरेपी के कुछ बहुत माइन्यूट साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि हाथों और पैरों में छाले आना, मुंह के अंदर कभी टेस्ट नहीं आना, छाले आना, ये थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं जो कि कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक कम है। बहुत सारे ऐसे केसेस में हमने देखा है कि ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 हमारे पास आए और हमने जब टेस्ट किया, देखा कि कुछ उनको हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, हमने उनको टारगेट थेरेपी दिए और काफ़ी हद तक पेशेंट ने बहुत लंबा समय बिना किसी कीमो के सिर्फ उन टारगेट थेरेपी पे ही सर्वाइव किया है। तो अब बहुत एडवांस दवाइयाँ आज के ज़माने में उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से काफ़ी लंबे समय तक, कुछ स्टडीज़ में 4 साल, 5 साल, इवन 8 साल तक स्टेज 4 पेशेंट का भी सर्वाइवल देखा गया है। आपने जैसे कहा कि कीमोथेरेपी के एडवर्स इफेक्ट से भी कम होते हैं टारगेटेड थेरेपी में। चाहे कोई भी थेरेपी हो सर, इसको ये एडवर्स कंडीशंस को आप लोग कैसे मैनेज करते हो? देखिए, हर चीज़ का काउंटर ट्रीटमेंट हमारे लिए अवेलेबल है, सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। अगर कितना ग्रेडेड पेशेंट को टॉक्सिसिटी आई है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है या बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आ रहा है, तो कुछ समय के लिए हम लोग ट्रीटमेंट को रोकते हैं। पहले उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब जो समस्या उनको पैदा हुई है उसका इलाज किया जाता है। जब पेशेंट की रिकवरी आ जाती है एक बार, तो उसके बाद थोड़ा कम डोज से हम ट्रीटमेंट वापस चालू करते हैं, उनकी बॉडी को एडजस्ट होने देते हैं। देन इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। रिकरेंस की बात करें सर, तो ये इसके बारे में क्या बताएंगे आप, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? देखिए, रिकरेंस सबसे पहले तो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में पेशेंट हमारे पास आए हैं। अगर पेशेंट काफ़ी अर्ली स्टेज में आते हैं, जैसे कि स्टेज 1 और 2 में, तो रिकरेंस के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। स्टेज 3 में रिकरेंस के चांसेस स्टेज 1 और 2 से थोड़े ज़्यादा होते हैं। इवन ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद कभी 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद भी हमने बीमारी को पलट के आते हुए देखा है। तो जितना ज़्यादा स्टेज होगी उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि पेशेंट को बीमारी पलट के आ सकती है। जी,
तो हाउ डू यू टैकल दिस पैलेटिव केसेस सर? जब भी पेशेंट की बीमारी पलट के आती है या फिर पेशेंट डायरेक्ट स्टेज 4 में हमारे पास आता है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट का एम होता है उसको हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। पैलिएटिव ट्रीटमेंट मीन्स पेशेंट की लाइफ को हमको प्रोलॉन्ग करना है, उनको गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ देना है और उनको सिम्टम फ्री या वेरी लेस सिम्टम, सबसे जो बीमारी से जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको काफ़ी हद तक कम करना है। तो इसके लिए हम लोग जो कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सबको हम और रेडिएशन या कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है ऐसे केस में, अगर कुछ सिम्टम्स ज़्यादा हैं पेशेंट को, इस माध्यम से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत कुछ अच्छा कुछ आपने समझा है, सिंपल तरीके से समझा। एक टेक होम मैसेज आपकी तरफ से चाहिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ को लेकर। जैसे कि शर्मा सर आपने पहले भी बताया था, ब्रेस्ट कैंसर को हम अक्टूबर को हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे जो टेक होम मैसेज में बोलूँगा, बचाव ही उपचार है। तो बचाव मीन्स के अगर हम जो रिस्क फैक्टर मैंने बताए, अगर हम उनको मॉडिफाई करके अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके ब्रेस्ट कैंसर को आने से रोक सकें, पहली बात। और दूसरा, अर्ली स्क्रीनिंग, जल्दी से जल्दी अगर हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकें तो हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो सके पेशेंट और उनका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक पॉसिबल हो सके। तो जितनी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होंगे, ट्रीटमेंट बहुत इजी रहेगा। कई बार हम सिर्फ ओनली सर्जरी करके या हार्मोनल थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, कीमोथेरेपी देने की नीड नहीं पड़ती अगर स्टेज 1 या 2 में डिटेक्ट हुआ है कैंसर। तो जितना ज़्यादा अर्ली डिटेक्शन होगा उतना लाइफ उतना सेव कर सकेंगे हम। NCI कुछ कैंप्स वगैरह अवेयरनेस कैंप चलाता है सर? जी बिल्कुल। NCI एक ऐसा हॉस्पिटल है, हम सेंट्रल इंडिया में बात करेंगे, जो कि कैंसर डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। लाइक जैसे टाटा, मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, रीजनल कैंसर हॉस्पिटल, और काफ़ी कैंसर डेडिकेटेड हॉस्पिटल ओनली, सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट और सब हर माध्यम से, आइदर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, पेट स्कैन, रेडियोलॉजी के माध्यम से अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। और एक प्रोग्राम आयुष्मती नाम का प्रोग्राम चलता है हमारे यहाँ पे। ये क्या होता है? आयुष्मती, अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो किसी भी लेडी की लाइफ को लंबी करें, आयुष लंबी हो। तो स्पेशली लेडीज़ के लिए एवरी सैटरडे को 25 से 30 लेडीज़ को सेलेक्ट करके उनका मेमोग्राफी, पेप स्मीयर यानी सर्वाइकल कैंसर के लिए डिटेक्शन, और ओरल एग्जामिनेशन, और एक्सपर्ट के माध्यम से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये सब लोग ये सब टेस्ट किए जाते हैं। और हमने बहुत सारे पेशेंटों को इवन स्टेज 1 में उसमें भी डिटेक्ट होते हुए देखा है, और फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो आज काफ़ी हद तक अच्छे हैं। इस तरह से हम लोग ने एक मुहिम चला रखी है कि काफ़ी ज़्यादा नागपुर या आजू बाजू की जितने भी नियर बाई प्लेसेस की लेडीज़ को हम अवेयर कर सकें और उनको अर्ली में स्टेज में डिटेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।